अरे मेहरू, हाँ, वो शगुफ्ता की साइंस वाली बुक बैग में रखी कि नहीं? साइंस वाली वो मुझे पता नहीं मेम साहब, लेकिन आपने जो दी वो मैंने डाल दी। पर अम्मी, हाँ? आज तो इंग्लिश क्लास है, साइंस नहीं। अरे बेटा, लेकिन आपकी टीचर ने तो सारी किताबें लाने के लिए कहा था। चलो कोई बात नहीं, मैं उनसे कह दूंगी बाकी का होमवर्क तुम स्कूल जाकर कर लेना, ठीक है ना? चलो बंद करो इसे। जी। मेम साहब, अजान बाबा दूध नहीं पी रहा। दे मुझे। ओले ओले ओले, आजा आजा, देखो अभी कैसे दूध पीता है मेरा बाबा। देखा, तुम ठीक से पिला नहीं रही थी, इसीलिए नहीं पी रहा था। ना मेहनत करना चाहती हो ना कुछ सीखना, ऐसे नहीं चलेगा गौरी। ये लो। ना ना बेटा, बस अब भी आती हूँ मैं। सुनो, मैं शगुफ्ता को ट्यूशन के लिए ले जा रही हूँ, मेहरू भी मेरे ही साथ है। तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी और अजान को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगी तुम, समझी? जी जी मेम साहब। चलो बेटा। जी अम्मी। बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। कैसी माँ हो तुम? उस नन्ही सी जान को अकेला क्यों छोड़ा? तो मैं क्या करती? मुझे शगुफ्ता को ट्यूशन के लिए ले जाना था और मुझे क्या पता था कि गौरी ऐसा कुछ कर देगी। दरअसल गलती तो मेरी ही है, मुझे उस लड़की को काम पे रखना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्यों पहले ही दिन से मुझे वो लड़की कुछ अजीब सी लगती थी। एक बेसहारा लड़की को सहारा देने चली थी। देखो देखो आज क्या दिन देखना पड़ रहा है मुझे। या अल्लाह, मेरा बच्चा। सर, हम क्रिकेट खेल रहे थे जब अचानक से अजान धड़ से जमीन पे आके गिरा। सर, हमने उसे जमीन में टच होते हुए नहीं देखा। 1 सेकंड पहले वो हवा में था और दूसरी सेकंड धड़ाम से आवाज आई। तुम लोगों ने किसी को देखा बच्चे को बालकनी से फेंकते हुए? नो सर, हम तो अपने खेल में बिजी थे। साहब, मैं तो अंदर ही थी, मुझे नहीं मालूम अजान बाबा कैसे ऊपर चढ़े और कैसे गिर गए। गौरी, अजान अभी 1.5 साल का है, वो बालकनी तक अपने आप जा सकता है, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन इतना छोटा बच्चा बालकनी की रेलिंग पर कैसे चढ़ सकता है और फिर कैसे गिर सकता है? गौरी, साहब को सब सच सच बता दे, वरना साहब तुझे इतना मारेंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा। अगर तुम सच नहीं बताओगी तो हमें तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ेगा, वहां तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर,
मेरा अजान कैसा है? एक्चुअली ये एक मिरेकल है, कुदरत का करिश्मा समझ लीजिए। एक सिंगल फ्रैक्चर भी नहीं हुआ। क्या अब हम अंदर जा सकते हैं? 1 घंटे बाद हल्की हल्की चोटें आई हैं, हमने उसे सिडेट किया है। थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे बट नथिंग सीरियस। आप लोग वाकई में बहुत लकी हो। गौरी, गौरी देख, हमें पता है तू झूठ बोल रही है। अजान अपने आप से गिर ही नहीं सकता। गौरी, तुझसे कुछ पूछा जा रहा है। गौरी, बात क्या है, बोल। हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन कोई फायदा नहीं, एकदम गूंगी बन जाती है। सर ऐसा करो, पहले इसका मेडिकल करवाओ, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। जी सर। वो लड़की झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। पक्का उसी ने धक्का दिया है मेरे अजान को। ये तो मालिक का शुक्र है कि बच गया बच्चा मेरा। आपकी कोई अनबन थी गौरी के साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो वो लड़की खुद है। जब से उसे काम पर रखा है तब से देख रहे हैं वो खोई खोई रहती है। किसी काम में मन ही नहीं लगता उसका। कब से है वो आपके यहाँ? ये कोई 5 दिनों से। सिर्फ 5 दिन? हाँ, दरअसल हम उसे काम पर रखना ही नहीं चाहते थे। वो हमारी पुरानी नौकरानी शहनाज ने जैसे गौरी को थोप ही दिया था हम पर। कहा बेसहारा है, अकेली है, बस इसीलिए तरस खाकर हमने उसे काम पर रख लिया। भाभी जी, गौरी अजान बाबा की बहुत अच्छे से देखभाल करेगी। लेकिन शहनाज, मेरे पास मेहरू है ना, मुझे एक और लड़की की ज़रूरत नहीं है, सच में। भाभी जी, शगु भी तो अभी छोटी है ना, मेहरू शगु की देखभाल कर लेगी और गौरी अजान बाबा की। आप मेरा यकीन मानिए, गौरी बहुत ही अच्छी लड़की है। इस गरीब बच्ची का भला कर दीजिए भाभी जी, अल्लाह आपको बरकत देगा। ठीक है, रख लेती हूँ। लेकिन गौरी, तुम इतने छोटे बच्चे को संभाल पाओगी? ठीक है, लेकिन शहनाज मैं पहले ही कह देती हूँ ना, काम पसंद नहीं आया ना तो उसी वक्त छुट्टी। मुझे फालतू में टेंशन नहीं चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए भाभी। हमें दूसरी नौकरानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वो शहनाज ने कहा कि गरीब है, पैसों की बहुत जरूरत है, बस इसीलिए रहम खा करके रख लिया उसे काम पर। लेकिन खुदा कसम, ऐसा कुछ करेगी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। एक्सक्यूज मी, अब आप अपने बच्चे को देख सकते हैं। चलो। दांडेकर सर, बच्चे को बालकनी से फेंकने के लिए मेंटल लेवल नॉर्मल तो नहीं हो सकता। मैं शहनाज का पता करता हूँ, शायद वो बता पाएगी कि इस गौरी का इस तरह दिमाग क्यों घुमा हुआ है। साहब, मेरा उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं है साहब, न तो खून का, न ही बिरादरी का और न ही मोहल्ले का साहब। तो फिर क्यों तुम गौरी को रहमत और इस्माइल के घर लेकर गई? हाँ? साहब, गौरी मुझको ना बाइकला स्टेशन पर मिली थी, बहुत रो रही थी साहब। उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। ए छोकरी, तू रो क्यों रही है? देख, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। बोल, क्या हुआ? साहब, गौरी मुझसे बोले कि वो मुजफ्फरपुर बिहार से आई है और यहाँ पर आकर खो गई है। मैंने उससे पूछा साहब कि अपने माँ बाप का नाम पता बता, घर का, बाप का फ़ोन नंबर दे, लेकिन साहब वो कुछ भी नहीं बोली। बस इतना ही बोलती रही कि वो मुंबई आकर खो गई है। लेकिन वो मुजफ्फरपुर से मुंबई कैसे पहुंची? पता नहीं साहब, ये तो मैंने उससे नहीं पूछा। और तुझे अचानक उस पर तरस आ गया? साहब, इस शहर को आप मुझसे अच्छे से जानते हैं। इतनी कम उम्र की अकेली लड़की अगर गलत हाथों में पड़ जाती तो सीधे कमाठीपुरा पहुंचती साहब। मैं उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ पाई साहब। उस पर तरस आ गया और उसे मैं रहमत भाभी के यहाँ ले गई। वो बड़े लोग हैं ना साहब। तुम्हें लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी तुमने ऐसे ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाले काम के लिए उसकी सिफारिश की। हा? तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी भूल की है? खुदा कसम साहब, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी,
मुझे क्या पता था कि वो इतनी बेरहम निकलेगी। सर, गौरी की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। हाँ बोलो, क्या बात है? सर, वो अकेले में कुछ बात करनी थी। सर, डॉक्टर ने कहा है कि हाइमन रैप्चर्ड है। वो लड़की कुंवारी नहीं है। लेकिन अभी 13 साल की भी नहीं हुई है। हो सकता है उस लड़की के साथ जबरदस्ती हुई हो, इसलिए मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती थी। इस सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा होगा। बट सर, वो लड़की हमसे बात नहीं करेगी। मुझे क्या लगता है कि उसे चिल्ड्रंस होम ले जाना चाहिए, शायद कोई काउंसलर उससे बात कर सके। देखो गौरी, मैं कोई पुलिस वाली नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे कोई सवाल पूछने नहीं आई हूँ, तुम्हें डराने नहीं आई हूँ और ना ही तुम्हें कोई सज़ा देने। अगर इस सब से तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मैं जानती हूँ कि कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, कुछ बुरा, कुछ बहुत ही बुरा। गौरी, मैं जानती हूँ कि उस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, बस तुम में बहुत गुस्सा है और इसी गुस्से में तुमने आज़ान बाबा को ऊपर से नीचे फेंक दिया। गौरी, किस पर है इतना गुस्सा तुम्हें? अपनी दीदी या माँ समझकर बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ मुझे कि किसने दिया है तुम्हें इतना दर्द? बताओ, बोलो गौरी, बोलो। गौरी, ला मुझे दे। आज आज बेटा मेरे पास। जा, तू जाके खाने का टेबल लगा दे, इसके अब्बा आते होंगे। जा। मेरू, पकड़ इसे, पकड़। ये क्या किया तूने? गिर गया। पागल हो गई है तू जानती भी है कितना कीमती था ये? अब गूंगों की तरह क्या खड़ी है? बोलती क्यों नहीं? कैसे टूट गया ये? वो गिर गया। एक हफ्ता भी नहीं हुआ तुझे यहाँ आए, जब से इस घर में आई है कुछ ना कुछ बिगाड़ ही रही है। तू क्या चाहती है? तू सच बता मुझे, क्यों आई है तू यहाँ? बहुत मारा मेरे साथ, बहुत डांटा। मैं कुछ भी करती थी तो गलती हो जाती थी। मेरे हाथ से आज़ान बाबा दूध नहीं पीता तो उसमें मेरी क्या गलती? ये उसी दिन की बात है ना, जिस दिन तुमने आज़ान को ऊपर से नीचे फेंक दिया। मैं आज़ान बाबा को फेंकना नहीं चाहती थी, मगर मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए मैंने उसे फेंक दिया। गौरी, क्या सिर्फ यही कारण है जिसकी वजह से तुमने आज़ान को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया? तुम्हारे मेम साहब ने क्रॉकरी टूटने पर तुम्हें डांटा, मारा, सिर्फ इसलिए? मैंने कहा ना, मुझे बहुत गुस्सा आया था। लेकिन फिर भी गौरी, जो तुमने किया वो गलत था। आप पुलिस वाली है ना? नहीं गौरी, मैं पुलिस वाली नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा भला सोच रही हूँ। आप मुझे जेल भेजने आए हैं ना? फिर गलत सोच रही हो तुम। मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम्हारे जैसे और भी बच्चे होंगे। वहाँ सब साथ रहते हैं, साथ में खेलते हैं, पढ़ते हैं, और वहाँ कोई काम नहीं करता। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। गुस्सा किसी दूसरी बात पर है, लेकिन वो उस बात का सामना नहीं करना चाहती, इसलिए रहमत के थप्पड़ों को अपने गुस्से का कारण बता रही है। सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात नहीं की उससे? नहीं, मैंने अभी इस बारे में कोई बात नहीं छेड़ी। बहुत सेंसिटिव केस है, इस बारे में मैं कल ही बात करूंगी। ओके, थैंक यू। रहमत और इस्माइल से बात करनी पड़ेगी।
गौरी ने बहुत सीरियस जुर्म किया है, अटेम्प्ट मर्डर। लेकिन वो खुद एक विक्टिम है, कुछ मर चुका है उसके अंदर। हाँ, जब क्रॉकरी टूटी थी तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। और आपने उसको बेरहमी से पीटा। वो लड़की मसाला डालकर कह रही है, मैंने तो बस एक आध थप्पड़ मारा था उसे। आप लोग समझ नहीं रहे, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। गौरी गुस्से में थी और गुस्से में ऐसा कुछ कर बैठी जो उसको नहीं करना चाहिए था। अगर इतना ही गुस्सा था हमारे ऊपर तो काम छोड़ देती। शायद ये भी हो सकता है कि उसका असली गुस्सा आप लोगों पर हो ही नहीं। क्या मतलब? उसका सेक्सुअल असोल्ट हुआ है इस्माइल साहब, और वो अभी तक 13 साल की भी नहीं हुई है। लेकिन इससे मेरे बच्चे की जान लेकर क्या मिलता उसे? कुछ नहीं मिलता, फिर भी उसने ऐसा किया। क्रॉकरी तोड़ना, आपका कुछ बिगाड़ना, ये सब एक ट्रिगर है। आप लोगों ने ही बताया ना कि जब वो आपके यहाँ पर आई थी तो बहुत डिस्टर्ब थी। इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हमें इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि उस लड़की के साथ में ऐसा कुछ हुआ है। उसने कभी जिक्र ही नहीं किया, और ना ही शहनाज ने जो उसे यहां लेकर के आई थी। जाहिर है कि गौरी घायल किसी और बात से थी, जो था उस पर हुआ सेक्सुअल असॉल्ट। इस भयंकर हादसे ने 13 साल की लड़की को नॉर्मलसी की कगार से नीचे धक्का दे दिया। पुलिस को यह केस बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी से हैंडल करना पड़ा, जो उन्होंने बखूबी किया। आखिरकार गौरी ने अपने जख्मों को सामने रखा। गौरी, तुम्हारे लिए हमें सब बता पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम नहीं बताओगी तो हम उन लोगों को कैसे पकड़ेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ ये गंदा काम किया है? हम तुम्हारे माँ बाप को ढूंढना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं कि तुम मुंबई कैसे पहुंची, भाईकला स्टेशन कैसे पहुंची जहाँ शहनाज तुमसे मिली थी। मेरा गांव नेपाल में है। वहाँ मेरे पापा है, माँ और छोटा भाई। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। फिर एक बार फसल नहीं हुई। पापा बहुत परेशान रहते थे, इसीलिए मुझे और मेरे छोटे भाई दोनों को इस स्कूल से निकाल दिया बाबा ने। मैं फिर काम पर लग गई, पापा की मदद करने में जुट गई। एक दिन मैं काम से घर लौट रही थी, तभी मुझे सुखी मिला। वो भी हमारे गांव का ही है। सुखी ने बताया कि वो मुझसे प्यार। यहाँ कुछ भी नहीं रखा है गौरी। इस गांव में कुछ भी तो नहीं है। सब तो है, माँ, बाबा, छोटू। पगली, मैं हम दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। एक दिन तेरी मेरी शादी होगी, घर कैसे बनेगा? न कोई काम, न कोई धंधा। तो फिर क्या करें? मुंबई। हम दोनों मुंबई जाएंगे, वहाँ जाकर खूब सारा पैसा बनाएंगे। हाँ, मुंबई जानती है ना? उस पार है मुंबई। पूरे 4 दिन लगते हैं मुंबई जाने में। 4 दिन? सोने चांदी की नगरी है मुंबई। हाँ, हम दोनों कल सुबह मुंबई को निकल रहे हैं। अरे पहले बाबा से तो पूछ लूं। धत तेरे की, तेरे बाबा तो ना ही कहेंगे। हाँ, तो फिर मुझे नहीं आना। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मैं वहाँ पर किसी मुंबई वाली लड़की से ही शादी कर लूंगा। हाँ। ऐसा मत कहो, मुझे रोना आता है। तेरे बिना मुझे भी मुंबई में बहुत रोना आएगा। हाँ, हम दोनों मुंबई जाएंगे और वहीं शादी कर लेंगे और फिर मजे से रहेंगे। लेकिन माँ, पापा और छोटू? अरे तू उनकी चिंता बिल्कुल भी मत कर। एक दिन हम उन तीनों को भी अपने साथ मुंबई बुला लेंगे। हाँ, खूब सारा पैसा कमाएंगे और एक अच्छा सा घर बसाएंगे। अपना ज़रूरी सामान रख रहे और एक जोड़ी कपड़े भी रख लियो। और मुझे कल सुबह मिल। पहले हम दोनों बॉर्डर पार करेंगे और उसके बाद सीधा मुंबई, मैं और तुम और हमारी नई जिंदगी। हाँ?
सुखी ने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अपने माँ और बाबा के पैर तक नहीं छुए, छोटू को गले तक नहीं लगाया। गौरी ये ले, ये तेरा मुंबई का टिकट है, इसे संभाल कर रखियो। लेकिन ये मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि मुंबई तुम अकेली ही जा रही हो। नहीं। हाँ गौरी, यहाँ मुजफ्फरपुर में मेरा एक काम है, मैंने एक दोस्त से पैसे लेने हैं। पैसे मिलते ही मैं तुम्हें मुंबई में मिलूंगा। तो मैं मुंबई में अकेले कहाँ रहूंगी? तू पागल है क्या? मैं तुझे इतने बड़े शहर में अकेले छोड़ूंगा? मेरा एक दोस्त है पलाश, वो मुंबई में ही काम करता है। वो तुझे मुंबई स्टेशन पे लेने आ जाएगा। अपनी बहन की तरह रखेगा वो तुझे और तेरी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ मैं अकेले नहीं जाना चाहती। गौरी, चाहता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है ना, तू तो सब समझती है। और फिर 2 ही दिनों की तो बात है, 2 दिन बाद मैं तेरे साथ मुंबई आ जाऊंगा। हाँ लेकिन सुखी कभी आया ही नहीं। और तू भाईकला स्टेशन पहुंच गई? नहीं, मैं मुंबई सेंट्रल पर उतर गई थी। वहाँ वो पलाश, वो मुझे लेने आया था। सुखी का दोस्त पलाश। वो मुझे अपने साथ ले गया। सुखी ने कहा था कि पलाश मेरी देखभाल एक बहन की तरह करेगा। वो बहुत गंदा आदमी है। उसने मुझे गंदा कर दिया। पूरे दिन ऐसा ही करता रहा। मैंने उससे कई बार पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या बोला? बोला कि सुखी को पैसे दिए, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाहर जा रहा हूँ और सुन, यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो पुलिस वाले पकड़कर जेल में डाल देंगे तुझे, समझी? नेपाल की है तू, और एक बात हमेशा याद रखना, कोई नहीं है तेरा मेरे सिवा यहाँ पर, इसलिए बस मुझे खुश रख। देख, एक से एक ग्राहक लाऊंगा, अरे अच्छे पैसे मिलेंगे। दादा, मुझे सुखी के पास जाना है। सुखी, वो तो कब की तेरी शक्ल भूल चुका होगा, और तू भी अब अपनी जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं देख पाएगी तुम्हें। मैं बहुत देर तक रोती रही। फिर वो पलाश वो वापस आया। एक घंटा।
4 दिन 4 रात बहुत सारे लोग आए। मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द। एक दिन पलाश ने गलती से दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मैं वहां से भाग गई। मैं उस स्टेशन तक कैसे पहुंची मुझे नहीं मालूम। कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ लोगों ने बताया वहां से मुजफ्फरपुर की कोई गाड़ी नहीं जाती। मैं पूरा दिन वहां बैठी रही, रोती रही। और फिर शहनाज दीदी मिली। इंस्पेक्टर, ये सेक्स ट्रैफिकिंग का केस मालूम होता है। ये बेचारी लड़की उस दलाल सुखी के हाथों फंस गई और आज इन हालात में पहुंच गई। सर, शुक्र है ये कमाटीपुरा की किसी अंधी गली में नहीं पहुंची। शुक्र है कि आज़ान को भी कुछ नहीं हुआ है। ये पलाश को खुद निकालो। असला, गौरी के माँ बाप तक खबर पहुंचाओ। गौरी, हमें अपने गांव का नाम बताओ। हम तुम्हारे माँ बाप से कांटेक्ट करेंगे। नहीं नहीं, बाबा को बहुत बुरा लगेगा। माँ बहुत रोएंगी और वो बहुत गरीब है और अब उनके पास जाना ठीक नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, ऐसा सोचना गलत है। माना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम्हारे हाथों बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। और ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि तुम गंदी हो चुकी हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जैसे पहले थी तुम वैसी ही हो, वही गौरी, समझी तुम? ये देखो ट्रेन, वाओ। काश गौरी ने मुझे बताया होता कि उसके साथ इतना कुछ हो गया। शहनाज को भी तो नहीं बताया। इतनी छोटी सी उम्र में इतना वैशीपन सहन किया उसने, और मैंने बहुत ज्यादा ज्यादती की है उसके साथ। रहमत, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। सुनिए, आप गौरी के खिलाफ कोई कंप्लेन मत कीजिए। अल्लाह ने हमारी औलाद की हिफाजत की, वो भी किसी की औलाद है। बस मैं तो अब इतना ही चाहती हूँ कि गौरी के माँ बाप जल्द से जल्द यहाँ आकर उसे अपने साथ घर ले जाएं। हाँ देखो ट्रेन। देखो, और ये कौन है? मुझे नहीं पता ये कौन है। तुम्हारा फ्रेंड है? सर। हाँ दांडेकर, ये पलाश तो हाथ नहीं लगा है और गौरी को उस जगह के बारे में कुछ भी याद नहीं है। पूरी मुंबई को खोट डालो दांडेकर। ये पलाश तो छोटा मोटा छुआ होगा। इसके जरिए हमें इस गंदे धंधे के बड़े बड़े घूंस हाथ लगेंगे। सर, बीएसएफ ने खबर भेजी है कि 2 दिन में गौरी के गांव में उसके माँ बाप तक खबर पहुंच जाएगी। हम उम्मीद करते हैं गौरी के माँ बाप उसे अपनाएंगे और इस नरक की दुनिया से दूर ले जाएंगे। गौरी फिलहाल डोंगरी के फीमेल शेल्टर होम में है।
जे हॉस्पिटल में उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हो रहा है ट्रॉमेटिक डिप्रेशन के लिए। घाव भरने में महीने लग सकते हैं, शायद कई साल भी। मुंबई पुलिस उस शख्स को हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रही है जिसने इस बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर उसे प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धकेलने की कोशिश की। अब एक बहुत जरूरी बात, हमारे देश के कानून के अनुसार 14 साल के नीचे की उम्र के बच्चों को घर के काम के लिए रखना गैर कानूनी है। सिर्फ घर के काम के लिए ही नहीं, बल्कि ढाबे, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, सब जगह पर पाबंदी है। लेकिन अनऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि हमारे देश में 14 साल के नीचे की उम्र के कम से कम 4 करोड़ बच्चे इन सेक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। इनका कोई प्रोटेक्शन नहीं, हर किस्म से शोषण होता है इनका। क्राइम पेट्रोल के प्लेटफॉर्म से हम ये संदेश बुलंद करना चाहते हैं, से नो टू चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर हमारे देश के भविष्य का शर्तिया नाश है और इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा गुनाह। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।